नमस्कार, स्वागत है आपका जनगण मन 24/7 पर। आपने अक्सर सुना है कि बीजेपी के ऊपर आरोप लगते हैं और चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगते हैं कि जो वोटर लिस्ट है, उसमें या तो नाम काटे जाते हैं और या तो नाम उसमें जोड़े जाते हैं। लेकिन ये काम होता कैसे है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। और ये जो वोटर लिस्ट की अदला-बदली होती है, ये बहुत साधारण खेल नहीं है, जो बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर करते हैं। जो दिल्ली का निर्वाचन सदन है, यानी कि जो इलेक्शन ऑफिस है, जो हेडक्वार्टर्स हैं, वहां पर ये पूरा काम किया जाता है। और आज इसका भंडाफोड़ बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया है और उन्होंने ये बताया है। एक ट्वीट में आपको दिखाती हूं। तमल साहा, जो कि बंगाल के एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है, और आज ममता बनर्जी ने एक स्टेडियम में एक सभा की थी जिसमें उन्होंने ये बातें बताई कि ममता बनर्जी मेक्स बिग चार्ज, claims that BJP sent an agency named Association for Billion Minds to Bengal, and they are swapping Bengal voters with voters of Haryana, Gujarat, Punjab and Bihar। यानी कि वोटर लिस्ट की अदला बदली हो रही है। बिहार के वोटरों का नाम हटाकर उसमें हरियाणा, गुजरात, पंजाब और बिहार के वोटर्स का नाम जोड़ा जा रहा है। She claims ahead of Bengal election 2026, the agency is uploading a voter data online, replacing Bengal voters' names with those from other states while keeping the epic electors photo identity card number the same। यानी कि जो epic card number है वो सेम रहता है, वही रहता है, लेकिन वोटरों का नाम रिप्लेस हो जाता है। बंगाल के वोटर की जगह हरियाणा के वोटर का नाम आता है, बंगाल की वोटर की जगह गुजरात, पंजाब और बिहार के वोटरों का नाम उसमें डाला जाता है। और ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि दिस इज पार्ट ऑफ अ लार्जर प्लान टू ब्रिंग आउट ऑफ स्टेट वोटर्स टू इन्फ्लुएंस द इलेक्शन आउटकम्स इन बंगाल। यानी कि बंगाल के नतीजे को बदलने के लिए, बीजेपी अपने फेवर में करने के लिए वोटर लिस्ट में अदला बदली कर रही है, लीविंग द ओरिजिनल वोटर्स bereft of their democratic right। यानी कि बंगाल के लिए ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि हर वोटर को हक है अपना मतदान करने का, लेकिन उस मतदान का हक बीजेपी किस तरह से छीन रही है कि आप बंगाल के वोटर हैं, लेकिन आप वोट डालकर आएंगे, लेकिन आपका वोट हरियाणा के वोटर के नाम पर पड़ेगा या गुजरात या पंजाब या बिहार के नाम पर वोटर पड़ेगा। और इसीलिए आप पसोपेश में रहेंगे कि अरे हमने वोट तो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को किया था, लेकिन ये पार्टी जीत कैसे गई। और यही मॉडल ममता बनर्जी ने ये कहा है कि दिस बीजेपी हैज यूज्ड द सेम मॉडस ऑपरेंडी फॉर दिल्ली एंड महाराष्ट्र। यानी कि दिल्ली और महाराष्ट्र में जो जीत है उसका कारण भी यही है। यानी कि आज इस धांधलेबाजी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो वोटर लिस्ट को सूली पर बीजेपी चढ़ाती है, सूली पर मैं ये शब्द कह रही हूं क्योंकि अब समय आ गया है कि कुछ बहुत कड़े शब्दों के साथ बात करना, क्योंकि बहुत कम प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आपको इन बातों को खरे रूप से रखा जाएगा। अगर हम ये कहते हैं कि देखिए लोकतंत्र हमारा छिन गया तो क्या होगा, ये तो हम बहुत दिनों से कह रहे हैं, इसमें नई बात क्या है, लोकतंत्र हमारा लूटा जा रहा है, हम क्या करें। लेकिन आज हमारे को यह समझने की जरूरत है कि सारा ये खेल वोटर लिस्ट का है। चुनावी मशीन में क्या घालमेल होता है अभी इस पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो अभी सबसे बड़ा खेल बीजेपी जो कर रही है वो वोटर लिस्ट में कर रही है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां कैसे हो रही हैं, जिसका आरोप आज बड़े तौर पर ममता बनर्जी ने लगाया है कि बंगाल के वोटरों का नाम हरियाणा, गुजरात, पंजाब और के सारे वोटर्स से बदला जा रहा है। लेकिन ये काम होता कैसे है, कभी आपने सोचा? ऐसा नहीं है कि बंगाल का जो स्टेट इलेक्शन ऑफिस है वो कर रहा है, सारा काम दिल्ली के निर्वाचन सदन से किया जाता है। और ये काम आपको कौन बता सकता है, इसका भंडाफोड़ कौन कर सकता है? जो कि चुनावी डेटा को बहुत अच्छे से फॉलो करता हो, उसको ये पता हो कि वोटर लिस्ट की अदला बदली कैसे होती है। तो आज मैंने सोचा कि चुनाव साइंटिस्ट, इनको मैं चुनाव साइंटिस्ट कहती हूं, वो इलेक्शन डेटा पर तो काम करते हैं, लेकिन इलेक्शन साइंटिस्ट और एकेडमिशियन डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं आज, और उनसे हम जानेंगे कि ये जो वोटर लिस्ट की अदला बदली है ये खेल क्या है, कैसे होता है, इसका इंपैक्ट कैसे होता है, और क्या ये बीजेपी का अब एक यूनिवर्सल पैटर्न है जो हर राज्य में अब देखने को मिलता है। तो आज वोटर लिस्ट को बीजेपी सूली पर कैसे चढ़ाती है और चढ़ाती जाएगी आने वाले दिनों में, तो अब ऐसे में क्या करना चाहिए, आज इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनगण मन 24/7 पर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।
लेकिन धन्यवाद। सर, क्या ये सही होगा कहना कि वोटर लिस्ट को बीजेपी सूली पर चढ़ाने पर तुली हुई है? वोटर लिस्ट को भी सूली पर चढ़ा रही है और वोटरों को भी सूली पर चढ़ा रही है। मैं इसमें अगर एक और लाइन जोड़ दूं, सत्र जोड़ दूं, हमारे बिल्कुल। प्रजातंत्र को भी सूली पे चढ़ा रही है। बिल्कुल। जो हमारा लोकतंत्र है उसको सूली पे चढ़ा रही है। उसको सूली पे चढ़ाने के लिए वोटर सूची को सूली पे चढ़ा रही है और वोटर को, मतदाता को सूली पे चढ़ा रही है। आपने अच्छा ये एक फ्रेज निकाल दिया, सूली पे चढ़ाना, क्योंकि सूली पे चढ़ाना सबसे बड़ी सजा होती है किसी भी काम के लिए। तो अब जब हम देखते हैं कि ममता बनर्जी ने जो बोला है, और ये जो इलेक्शन कमीशन, जो हमारा निर्वाचन आयोग है, पूरी की पूरी मतदाता सूचियां बनावे कोई भी कुछ भी हो, इसकी जिम्मेवारी जो है वो जो हमारा भारतीय निर्वाचन आयोग है उनके जिम्मेवारी है। उनके नीचे ऐसे तो लाखों कर्मचारी हैं जो काम करते हैं। ऐसे तो जो मतदान होता है तब भी तो कितने लोग, सिक्योरिटी वाले, वोटिंग डलवाने वाले, प्रिजाइडिंग अफसर होते हैं, लेकिन जिम्मेवारी तो चीफ इलेक्शन कमीशन निर्वाचन आयोग भारत की है। और इसीलिए निर्वाचन आयोग को हमने बहुत आजाद बनाया है और निर्वाचन आयोग को पूरी शक्ति दी है। हमारे दर्शकों को मालूम ही होगा कि जब चोन होती है, इलेक्शन होता है, निर्वाचन होता है, जिस दिन कोड लग जाता है, नोटिफिकेशन हो जाती है, उसके बाद पूरी की पूरी मशीनरी देश की, भले ही वो प्रोफेशनल बाहर हो, भले ही वो सुरक्षा एजेंसी हो, सुरक्षा बल हो, भले ही वो हमारा सामान्य प्रशासन हो, हर संस्था उनके अधिकार क्षेत्र में होती है। किसी का भी वो तबादला कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं उसकी जगह का, किसी को सस्पेंड, किसी को मुअत्तल करवा सकते हैं, निलंबित करवा सकते हैं कि नहीं ये काम ठीक नहीं कर रहा, और किसी के काम पे रोक लगा सकते हैं, और किसी भी मीडिया को रोक लगा सकते हैं कि आप ठीक नहीं प्रचार करें, आपका बंद। उनके पास इतनी पूरी की पूरी देश की पूरी ताकत निर्वाचन आयोग को दी है। दी इसलिए है कि जो राजनीतिक दल हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, विपक्षी दल हैं, राज्य करने वाले हैं, कोई भी, जहाँ राजनीतिक व्यक्ति हैं, वो हमारी जो निर्वाचन प्रक्रिया है उसकी जो पवित्रता है, जो उसका सफाई है, उसकी निष्पक्षता है, उसमें कहीं दखलंदाजी ना कर पाए। अब क्या हो रहा है, अब उसके लिए सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि हर एक का मत सूची के में नाम दर्ज होना। हमारा जब संविधान बना तो बहुत बड़ी बहस हुई, इस पे चर्चा हुई संविधान बनाने वाली सभा में कि हर एक को 21, तब 21 साल था, अब 18 हो गया, हर बालक को वोट का अधिकार देना भी चाहिए या नहीं। महिलाएं तो अनपढ़ हैं, हमारे तो बहुत से लोग निरक्षर हैं, वो तो ये कर ही नहीं पाएंगे। तब हमारी जो स्वतंत्र सेनानी थे वही उसी में संविधान बना रहे थे, तो उन्होंने बोला नहीं, अब देश के लोगों को एक अपना जो दायित्व है वो निभाना होगा कि हम कैसी सरकार चाहते हैं, वो चुनेंगे। जब हर एक को 21 साल, अब 18 साल वाले को एक मतदाता का अधिकार मिल गया, तो उसको कैसे हमने रूपमान करना है, कैसे काम लेना है उसका, वो है कि मतदाता सूची में आपका नाम दर्ज होगा जिस दिन आप 18 साल के हो गए। हर साल वो सूची नवीनीकरण होता है, उसको नई बनाई जाती है। तो अब उसको काम है निर्वाचन आयोग का। अब निर्वाचन आयोग, जैसे हम बोलते हैं चोर और चौकीदार अगर मिल जाएं तो फिर किसी का सूची में नाम डाल देंगे और किसी का काट देंगे। दूसरा, उसमें क्या करेंगे, कोई पात्र हो या ना हो वो देखेंगे नहीं, जो उसके मापदंड हैं, जो उसके निर्धारित पैमाना है, उसको तोड़ देंगे। उसकी को तो जरूरत नहीं है कि वहां का रहने वाला हो, उस राज्य का हो, उस डिस्ट्रिक्ट का हो, उसका पूरा ये पता हो कि कहाँ रहता है, क्या डाकखाना है, क्या है, तो उसके हम कांटेक्ट, उसके संपर्क कर पाए, तालमेल कर पाए, ये सब बातें वो नहीं देखेगा। और कहीं कहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी औरत के आगे वो मेल लिख दे, पुरुष लिख दे, और पुरुष के आगे स्त्री लिख दे, क्योंकि ऐसे ही करना जब देखना नहीं है तो कुछ भी होता है, और हुआ भी है। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, दिल्ली में हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है, जो संभव नहीं है, राजस्थान में करे गए हैं ऐसी बातें। तो जो संभव नहीं है, एक दफा, दो दफा, 10 दफा, 2 गांव में, 4 गांव में, 10 गांव में, 2-4 असेंबली जो क्षेत्र हैं
उनमें ऐसी बातें हो जाएं तो उसको हम अपवाद मानेंगे कि हो गया होगा, कोई बात नहीं, इतना बड़ा काम है, 5,000 असेंबली हल्के हैं तो कहीं ना कहीं कोई हो जाती है, इतना इतना ज्यादती मत करो। लेकिन जब हर जगह पे हो, हर हल्के में हो, तो इसका मतलब है वो अपवाद नहीं है, वो एक नियम बन गए निर्वाचन आयोग के लिए। तो अब इसका ये एक मतलब निर्वाचन ये है आयोग के लिए कि नियम बन वोटर, डॉक्टर गर्ग आपने कहा कि अगर एक आध जगह हो रहा हो तो ठीक है, लेकिन अगर हर जगह होने लगे तो इसका मतलब कि वोटर लिस्ट की अदला बदली एक नियम बन गया है, चुनाव आयोग और गया। बीजेपी ने मिलाकर उसको नियम बना लिया है। अब मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि ये जो वोटर लिस्ट है, अब फर्ज करिए कि मैं बंगाल की एक वोटर हूं, मैंने अपना वोट डाला, लेकिन अगर मेरे नाम से कोई दूसरे का नाम पर वोट अगर पड़ रहा है तो ये संभव कैसे होता है? जैसा कि ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि बंगाल के वोटर्स का नाम रिप्लेस किया जा रहा है हरियाणा, गुजरात, पंजाब और बाकी जगह के जो वोटर्स हैं उनसे किया जा रहा है। तो ये काम कहाँ होता है, कौन करता है और कैसे करता है? अगर आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे तो मुझे लग रहा है कि हमारे व्यूअर्स को समझ में आएगी कि आखिर ये सारा जो घालमेल है ये कैसे होता है। बिल्कुल ठीक है। जो ममता बनर्जी ने बोला है, उसको कैसे पता चला ममता बनर्जी को कि वहाँ जो ये एसोसिएशन ऑफ ब्रिलियंट माइंड्स है और दूसरी है कंपनी इंडिया 360, इन दोनों हम्म। में कोई विज्ञापन दिया है, क्या किया है कि हमें डाटा एंट्री ऑपरेटर चाहिए, क्योंकि इसके लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर नहीं काम करना और आपको दो कोई सेकंड के लिए रोक एक्सपर्टाइज रही नहीं हूँ, जरूरत है। आपको 2 सेकंड के लिए रोक रही हूँ क्योंकि मैं एक चीज कंफर्म करना चाहती हूँ। अब एसोसिएशन फॉर बिलियन माइंड्स, इसका हाँ जी। काम क्या है? ये क्या डेटा में हेरफेर करता है? कई लोग, मैंने सुना था कि बीजेपी ने इसको हायर किया हुआ है अपनी प्रोपेगेंडा मशीनरी के लिए। ये एसोसिएशन ऑफ बिलियन माइंड्स जैसी कंपनीज पॉलिटिकल पार्टीज क्या हायर करती हैं, या इसका काम क्या है एग्जैक्टली क्या काम करती हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज के लिए? देखिए, ये जो जितने भी कंपनीज हैं, ये कोई भी काम करने को तैयार होती हैं, ये और उसके लिए डाटा में चाहे कोई इकोनॉमिक डाटा हो, चाहे कोई सोशल डाटा हो, चाहे वो एजुकेशन का डाटा हो, चाहे एनवायरनमेंट का हो, चाहे इलेक्शन का हो, वो डाटा को मैनिपुलेट करना, डाटा प्रिपेयर करना, डाटा टेबुलेट करना, डाटा एनालाइज करना, उनके पास ये एक्सपर्टाइज रहता है। उसके लिए उनको क्या चाहिए? केवल डाटा एंट्री ऑपरेटर। अगर उन्हें फेक डाटा डालना है, फिर तो डाटा एंट्री ऑपरेटर डाल देगा। अगर उन्होंने एक्चुअल डाटा देना है, फिर उनको सर्वेयर चाहिए और चाहिए, बहुत से टेक्निकल एक्सपर्ट चाहिए, वो दूसरी बात है। अब यहाँ क्या है, उन्होंने डाटा एंट्री ऑपरेटर मांगे हैं। क्यों मैं बोल रहा हूँ, मैं यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार रहा हूँ, तो हम वहाँ डाटा एंट्री ऑपरेटर से ही पूरा रिजल्ट, कितने लोगों का इम्तिहान होता था, लाखों लोगों का, वो पूरा डाटा एंट्री ऑपरेटर ही एंटर करता था। रिजल्ट तो हम साइन करते थे, लेकिन जिम्मेवारी हमारी होती थी। इस रूप में ये डाटा एंट्री ऑपरेटर जब उन्होंने या तो एडवर्टाइज किया होगा या मांगा होगा, कैसे इसको पता चल गया ममता बनर्जी को। उस पे उसने ये आपकी जनाई कि ये बंगाल में बैठ के ऐसे करते हैं। अब मैं पहले ये बताता हूँ कि जो ये वोटर सूची को रिवाइज करना है, इसका नवीनीकरण करना है, नया करना है, वो कौन करता है, कब करता है और किसके अधिकार से करता है? तीन बातें हैं। कौन करता है, कब करता है, किसके अधिकार से करता है। हम्म। अब ये जो करता है वो बीएलओ इसकी पूरी सूचना बनाता है, जिसका है बूथ लेवल ऑफिसर। हर बूथ के लिए एक ऑफिसर लगाया हुआ है, वो सरकारी कर्मचारी है। वो उस अपने बूथ का 2,000 1,500 जितना भी वोट है उसका अपडेट करता है, उसको नया बनाता है कि हाँ जी ये ठीक है, रहता है, नहीं रहता। अब उसके जो सूचना देता है, उससे फिर एक जिला अधिकारी होते हैं, जो बल्कि असिस्टेंट रिटर्निंग, जिसको हम एडीएम कहते हैं, उनके पास, एसडीएम कहते हैं कई जगह, तदका अधिकारी कहते हैं, उनके पास जाता है। वो उसको कंपाइल करते हैं। फिर जो जिला अधिकारी है, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोलते हैं, उसके पास जाता है। वो जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, वो हर राज्य में एक चीफ इलेक्शन ऑफिसर है, उसके पास भेजता है। वो चीफ इलेक्शन ऑफिसर उसको नोटिफाई करने से पहले उनको दिखा देता है, जो हमारा निर्वाचन आयोग है भारत का, उसके उसकी तरफ से ये जारी करता है। लेकिन ये उसकी जिम्मेवारी उसकी है, ये निर्वाचन आयोग के वेबसाइट पे पड़ जाता है कि ये आपकी सूची है, और निर्वाचन आयोग ही अपने वहां सूची डाल के एक नोटिस जारी करता है कि अगर किसी का नाम गलत हो हमें बता दो, टाइम देता है उसमें। तो अब जो वोटर सूची की रिवीजन हो गई,
उसकी जो डाल दिया, उसकी जिम्मेवारी किसकी हुई? निर्वाचन आयोग की बात की, क्योंकि जो निर्वाचन कराना है वो निर्वाचन आयोग का काम है। वो किसी को लगाता है, किसको लगाता है, कौन करता है, ये उसका काम है, उसको देखना है, जिम्मेवारी उसकी है। जैसे मैं आपको पहले भी बताया, अगर मैं पेपर ले रहा हूँ दाखिले का, मेडिकल का, कितने लोग होंगे उसमें, लेकिन जिम्मेवारी मेरी है, मैं रजिस्ट्रार हूँ, मैं ही लगा रहा हूँ सबको। इसीलिए निर्वाचन आयोग किया। अब कैसे करते हैं ये चेंज? अब जब रिवाइज करना है, एक तो है नॉर्मल रिवीजन, घर घर जाके हम इनका बीएलओ जाता है, वो वेरीफाई करता है और कर देता है। एक तो ये तो नॉर्मल जो हमारा सामान्य तरीका है वो चलता रहता है। अब इन्होंने नया तरीका बना दिया। अब क्या करते हैं, अब इन्होंने एक तो नाम कटवाने के लिए इतना ज्यादा प्रचार कर दिया अपने अंदर में कि जिसका नाम कटवाना हो कटवा दो, जिसका डलवाना हो डलवा दो। और जिसका डलवाना है उसके लिए भी कोई जरूरी नहीं है कि वो जो खुद है वही अर्जी दे, खुद भी दे सकता है, दूसरा भी दे सकता है, जी इसका नाम नहीं डाला, इसका नाम डाला जाए। इसी तरह कटवाने का, डलवाने के लिए तो थोड़ा बहुत फिर भी प्रोसीजर है, लेकिन कटवाने के लिए कोई नहीं है। डलवाने के लिए भी ऐसी अर्जी देनी है ना, किसी पे साइन पे करके दे दो भी हाँ जी मैं ही हूँ। तो अब एक एक इंसान जब कटवाने के लिए हजार हजार लोगों की वोट कटवा सकता है, जो हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स एक लॉ है, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स, जो हमारे मतदाता हैं उनके पंजीकरण जो होता है, जो हम ये निर्वाचन सूची बनाते हैं, तो उसके उसके भी नियम बने हुए हैं। उस नियम के हिसाब से तो एक बंदा एक ही कटा सकता है और एक बंदा एक ही दर्ज करवा सकता है। यहाँ तो हजारों का करा देते हैं, तो इसका मतलब वो मिली हुई है। एक तो ये है। अब मैं किसी का हेरा फेरी करनी है, मैं एक निर्वाचन, या मैं चंडीगढ़ में बैठा हूँ, मैं चंडीगढ़ में चाहता हूँ हेरा फेरी करनी, तो मैं क्या करूं, यहाँ देखूंगा कि यार ये कितनी मुस्लिम आबादी या कम गिनती वाली, जहाँ हमारे विरोधी की कितने लोग हैं जो पक्के उनके साथ होंगे, उनके बहुत से वोट मैं कटवा, सारे तो नहीं कटवाऊंगा, उनके बहुत से वोट मैं कटवा दूंगा कि ये तो झूठे हैं, किसी ने चेक नहीं करना, वो कट जाएंगे। जब वोट डालने जाएंगे वो मतदाता मतदान करने के लिए, वहां कोई होगा नहीं, वो कहेंगे आपका तो नाम ही नहीं है। दूसरा क्या करेंगे, जब वो उनके नाम कटवा दिए, केवल नाम ही नहीं कटवाए, मैं अपनी मर्जी के, चाहे इधर गांव में इधर उधर चंडीगढ़ में ना भी हो, उनके नाम डलवा दूंगा वहां। ईपीआईसी वही रहेगा, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड वही रहेगा, लेकिन उसमें नाम बदल गया। जब वो नाम बदल गया, जब आपका नाम की बजाय किसी और का पड़ गया, तो आप जाएंगे, आपको बोलेंगे जी आपका तो नाम ही नहीं है। अब आप बोलेंगे ठीक है, मेरा नाम नहीं है, ऐसे मैं लेकिन मतदाता लेकिन नहीं करता। बंगाल का हाँ। वोटर है, मान लीजिए कि मैं बंगाल की वोटर हूँ, मेरा एपिक हम्म, कार्ड नंबर वही है और उसमें हाँ। फोटो भी तो होती है ना, तो फोटो कैसे पता चलेगा वोट किसी और का है, फोटो उसी व्यक्ति का है? क्या ऐसे होता मैं है? नहीं, सब कुछ बदल देते हैं। हम्म। फोटो फोटो बदले ना बदले उसमें, क्योंकि जी कह रही है डॉक्टर गर्ग, ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल के वोटर की जगह मिसाल के तौर पर हरियाणा के वोटर का नाम आ गया, तो एपिक का जो है, जो फोटो आईडी कार्ड है, उस पर तो फोटो तो बंगाल के वोटर का ही होगा। मैं बता रहा हूँ ना क्या होता है। अगर तो वो वोट डालने जाना होगा फिर तो फंस जाएगा। हम्म। जो आइडेंटिटी कार्ड है उसका, उसमें तो उसका ओरिजिनल फोटो है जिसका नाम भरा हुआ हम्म। था। हम्म। अब नाम किसी और का है, फोटो किसी और की है, ठीक है ना। आपकी जगह पे कोई एबीसी डाल दिया, तो फोटो तो आपकी है वहां ईपीआईसी में, उसको तो कोई काउंटर चेक नहीं करना किसी ने ना, वोटर उसमें गड़बड़ कहाँ है। अब हमें ये समझना होगा, वो ये है कि जो ऐसे लोग एंटर किए जाते हैं वो वोट डालने नहीं जाते। ये ममता बनर्जी ने जो बोला है ना कि वहां आके वोट डाल देंगे, पंजाब से कोई वोट डालने वहां नहीं जाएगा, तो झगड़ा पड़ जाएगा, ना कोई हरियाणा से जाएगा। अब क्या होगा, वहां मतदान बोलेंगे 5 बजे तक जी 45% हो गया, फिर नहीं नहीं 6 बजे तक 60% हो गया, 70% हो गया। वो पूरी का पूरा ईवीएम के साथ जुड़ा हुआ है, वो उनका वोट ऐसे ही डाल देना बस। अब वोटर तो वहां जा ही नहीं रहा। इसीलिए हम बोलते हैं कि 17A फॉर्म जो है, 17C फॉर्म है, 17A फॉर्म दिखाओ कहाँ साइन है सबके, क्योंकि वहां साइन होने जरूरी है। इलेक्शन कमीशन उसको घालमेल कर रहा है। अब जो वोटर डाल रहा है, एक हमें ये मानना होगा कि वो जो ये नाम ऐसे एंटर कर रहे हैं, बाद में आऊंगा प्रक्रिया कैसे करते हैं,
उससे वोट नहीं डलवाते। ये हम छोड़ दें, अगर या हम उसको ढूंढते रहेंगे ना बूथ पे खड़े होके, तो भूल जाओ कि हम ढूंढ पाएंगे, क्योंकि वो जाएगा ही नहीं वहां। तो अब क्या है कि उनका वोट जितने उनको, उनके पास लिस्ट है, पूरी लिस्ट है, पूरा मालूम है कि कौन कौन से बूथ में कितने कितने हमने लोग 2 नंबर के इसमें एंटर किए हैं, जो आपने बोला पहले ही। तो उस रूप में जो कितने लोगों को सूली चढ़ाया है, कितनों को उनका फायदा दिया है, उनको मालूम है। उसमें वोटें डाल देते हैं, उससे 10 कम कम डाल देंगे। एक तो ये है, वो वोट डालने नहीं जाते। ये जो किसी को गलत फहमी है कि हरियाणा से जाएगा वहां, नहीं, वैसे प्रचार करने के लिए जाएगा, वोट के लिए। एक तो बात ये है। अब वो वोट डालते इतने लोगों का कैसे कर देंगे? कईयों के बात में आएगा, यार ऐसे कैसे हो सकता है, आफ्टर हमारा सिस्टम चल रहा है, इसमें इतना गड़बड़ होगी। ये कई दफा दूध की बजाय पानी में भर जाता है तालाब। वो मानने को तैयार नहीं होते लोग कि दूध की जगह पानी भर सकता है। सच में भर सकता है, जब वो भरने वाला बेईमान हो जाए। होता है ये। अब इन्होंने क्या किया है, मैं छोटी सी एक छोटी सी दर्शकों के लिए बताता हूँ। हमारे यहाँ एक चोरी करता था दवाइयों में, वो हल्दी के कैप्सूल खरीद देता था। हम्म। और कोई मानेगा कि कोई डॉक्टर हल्दी के कैप्सूल खरीदेगा दवाई की जगह पे? है, कभी भी नहीं। हाँ, इलेक्शन कमीशन कभी इनसे कोई काम कराना हो तो इलेक्शन कमीशन एजेंसियां हायर करते हैं, लेकिन इस मामले में इलेक्शन कमीशन इनको कभी हायर नहीं करेगा कि आप वोटर सूची चेंज कर दो। नेवर। तो क्या होगा? अब वोटर रिवीजन के लिए हो सकता है, पॉसिबल ही है, ये मैं पक्का नहीं कह सकता, कि उसी एजेंसी को हायर कर लें कि यार आपके पास हम जितने, हमारे पास इतनी अर्जियां आएंगी, हम आपको भेजेंगे, आप उनका नाम वो सूची बना देना। ये संभव हो सकता है कि उधर भी वही एजेंसी हो, उधर भी वही हो। बीजेपी ने भी परचंस वही हायर की हो, निर्वाचन आयोग ने भी वही हायर की हो। वो मिली भुगत से भी हो सकती है, वो कोइंसिडेंस भी हो सकता है, इसको तो हम दूर नहीं कर सकते। लेकिन मिली भुगत के ज्यादा चांस है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो डिफेंड करता है, अगर मिली भुगत ना हो तो इलेक्शन में ठीक है जी, आप देख लो। इलेक्शन कमिश्नर तो अभी मैं अभी सुन रहा था वानखेड़े जी को, तो उन्होंने तो ये बोल दिया कि जी 3 महीने हम इनको वोटर सूची नहीं दे सकते। जब आप मतदाता सूची देने के लिए 3 महीने मांगते हैं, तो नहीं नहीं, तीन वो तो महीने में तो कल ऑलरेडी ये केस आया था, और कल दिल्ली हाई कोर्ट में चुनाव आयोग ने ये जी कहा कि उनको 3 महीने लगेंगे इस वोटर लिस्ट को देने में। ये रणदीप देने में, सुरजेवाला की थी। हाँ। जबकि वो इलेक्शन के कमीशन के वेबसाइट पे पड़ी होती है। उसमें देने में क्या दिक्कत है? प्रिंट ही निकलवाने ना, प्रिंट लगा हम्म। के स्टैंप्स लगाओ, साइन करो, इसमें क्या दिक्कत है? दूसरा एक तरीका आजकल, आजकल आप एक प्रिंट निकाल के उसमें एक सर्टिफिकेट दे देते हैं कि ये हमारा है, हम इसके रिस्पॉन्सिबल हैं, इसमें साइन की जरूरत नहीं है। इवन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऐसे होती हैं। सो इसलिए इलेक्शन कमीशन जानबूझ के, इसी से मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन बिना हुआ है। अब जो, चाहे वो बंगाल में बैठ के करें, चाहे वो दिल्ली में बैठ के करें, कहीं ना कहीं कोई सेंट्रल कंट्रोल है। चांसेस ये हैं कि बंगाल में बैठ के करने की बजाय दिल्ली में हो रहा होगा, क्योंकि बाकी स्टेटों से जो लेना है वो बंगाल में जाने से, उसमें उसका तालमेल करने से संभावना कम रह जाती है। लेकिन दिल्ली तो सेंट्रल प्लेस है ना, कहीं भी हम जो आले दुआले से आ सकेंगे, बात कर सकेंगे, कोई गड़बड़ हो जाएगी। दूसरा ये है, बंगाल में अगर बैठ के करेंगे बंगाल की सूची का, उसमें गड़बड़ होने का ज्यादा बड़ी बात है कि बाकी अधिकारी देख लेंगे। अगर दिल्ली में बैठ के कोई करता, किसी को मालूम ही नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बिल्कुल। सो इसलिए हमें ये मानना होगा कि ये चोरी है, ये सूली पे चढ़ाने का काम गुप्त रूप से किया जा रहा है। ये तो ममता बनर्जी को पता चल गया, लेकिन हम्म। इसका मैनिफेस्ट जो हमारे सामने नजर आ रहा था, वो हमें, जो जब दिल्ली में 77,000 लाख वोट बनी, तो 77,000, तो उससे पता चल गया इतनी वोट कैसे बढ़ गई। इसी तरह जब ये इसमें बड़ी महाराष्ट्र में 40 लाख वोट लोकसभा के मुकाबले, तो उससे पता चल गया। उसी जब 5 लाख वोट तो रजिस्ट्रेशन के नोटिफिकेशन के बाद बढ़ गया, तो कैसे बढ़ा वो वोट? इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं बड़ी गड़बड़ है। एक तो दूसरा क्या पता चलता है, देखिए हमें सोशल साइंस में एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कभी भी, लेकिन जो बात होती है उसको, जैसे बादलों को देख के हम कह सकते हैं कि बारिश होने वाली है, उसी ठंडी हवा को देख के कह, उसी रूप से। दूसरा ये है
कि दिल्ली के चुनाव में हमने देखा कि ये घर से जहां 2-2 वोटर से 3-3 वहां चली चली वो 35-35 वोट आ रही है। और वो जितने एमपी हैं, मैंने एक स्टडी किया, उसमें 9 एमपी के एड्रेस दिए हुए हैं, जिनमें एक कांग्रेस का, 8 एमपी बीजेपी के एमपी के नाम है, उनकी कोठियां हैं जिनमें। और ये एक वीपी हाउस में 2 कमरों के घर में से 30 वोटें रजिस्टर हो रही हैं। 2 कमरों में कैसे 30 लोग तो रह ही नहीं सकते वहां। तो इस बात से पता चलता है, अब जो आप बोल रहे हैं ना कि कैसे मिला हुआ है, ये मिली भगत की निशानी है, नहीं तो हो नहीं सकता। अगर नॉर्मल चेक एंड बैलेंस भी होगा तब भी एक 2 कमरे के घर में 30 वोटर कैसे हो सकते हैं? एक एमपी की कोठी में जिसमें पहले 3 थे, आज 30 कैसे हो सकते हैं? 34। प्रवेश वर्मा जी के 34 वोट हैं। सो उस हम्म। रूप में हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं बड़ी गड़बड़ है। और उस बड़ी गड़बड़ के लिए जो निर्वाचन आयोग है, वो सीधे ना भी मिला हुआ हो, लेकिन टेढ़े तरीके से वो मिला हुआ है। वो बोलता है आप करते जाओ, हम देखेंगे नहीं, आंखें मीचेंगे। हमारे कई दफा चौकीदार जो होता है, वो बोलता है यार मैं सो जाऊंगा, आप चोरी कर लेना, लेकिन मेरे को जगा के मत बता के जाना कि मैं चोरी कर ली। बाद में मैं हम्म। बोल दूंगा जब चोरी होगी मैं क्या करूं। कि यही हो रहा है कि जो एपिक कार्ड है, जो फोटो हाँ जी। एपिक कार्ड है, उसकी तस्वीर, हाँ। उसका जो नंबर है वो चेंज नहीं हो रहा है, और दिल्ली में ही हाँ। बैठ के सारा खेल ये ऑनलाइन हो रहा है, जिससे कि जो हाँ। स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफिस है उसको पता ही ना चल पाए। और ये सारी चीज सेंट्रलाइज्ड है, दिल्ली से ही हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है डॉक्टर कर। मेरे को ऐसी लगता है, क्योंकि अगर वहां बंगाल में बैठ के होगी, कैलकाटा में होगी, कैलकाटा ही उनकी राजधानी है, राजधानी में ही सारा काम होता है। अगर कैलकाटा में होगी, जहां मान लो उनके जो डिस्ट्रिक्ट है, नहीं, जिला लेकिन ये भी तो अधिकारी। बात है ना कि ममता बनर्जी को पता कैसे चला? अगर ये काम दिल्ली में नहीं, ही हो रहा है, तो ममता बनर्जी को ये बात कैसे पता चली जो नहीं, आज नहीं, उन्होंने रेस मैं किया इस इशू उसका को? उसका मैं बता रहा हूँ ना, कि पहले क्योंकि करना तो बंगाल में है, नाम तो वहां से काटने हैं। हम्म। ममता बनर्जी का अपना बयान है कि इन्होंने डाटा एंट्री ऑपरेटर मांगे हैं इन 2 एजेंसियों ने। राइट। डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट निकाली है, टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट पे, जैसे भी बोलो आप, डेली वेज पे। उसमें बोला इतने डाटा एंट्री ऑपरेटर 2 संस्थाओं ने मांगे हैं, इसलिए ये वोट चेंज करेंगे। उसका ये निष्कर्ष है। और ये बात भी ठीक है कि इनको वो डाटा एंट्री ऑपरेटर क्यों चाहिए बंगाल में। वो डाटा एंट्री ऑपरेटर वहां के जो बंगाल के वोटर काटने हैं उनके लिए चाहिए ना, जो एंट्री तो इधर से होनी है। सो वहां से एक लिस्टें बननी है। देखिए, मैं और बंगाल में क्यों चाहिए डाटा एंट्री ऑपरेटर, को पूछ सकता है। बंगाल के जो वोटर काटने हैं उनकी कोई लिस्ट बनाएगा ना, सूची बनाएगा। वो सूची होगी कहीं जो अल्पसंख्यक हैं उनकी होगी, कहीं कांग्रेस के वोटर की होगी, कहीं तृणमूल की होगी, कहीं लेफ्ट के वोटर की होगी। तो वो सूची तो वहीं बनेगी ना, कि कौन कौन सा एक एक पन्ने से, इसलिए वहां भी चाहिए। अब वो सूची तो दे दी, लेकिन उसको डिलीट करके किसी और के नाम डालने हैं। वो है पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से, या दिल्ली से, जहां से भी। तो उनको डालने के लिए भी एक चाहिए। वो ऐसा सेंट्रलाइज्ड प्लेस जिस तरीके से है, कि वहां से भी उनको पूरी सूचना चाहिए, यहाँ से भी चाहिए। लेकिन जो ये सोचते हैं कि उनके बदलने से वो वोट डालने जाते हैं, वो नहीं जाते। इसका मैं एक और सबूत देता हूँ। महाराष्ट्र में उन्होंने दिखा दिया कि लोगों को बोला कि भाई आप वोट मत डालने जाना, आपका वोट डल जाएगा, पैसे दे दिए। दिल्ली में इन्होंने निशान लगाए हुए, संजय सिंह वगैरह ने, मनीष सिसोदिया ने उंगलियों पे निशान लगाए हुए दिखा दिए, ये देखिए पहले ही निशान लगा दिए, ताकि कोई, मेरा वोट डल गया, मैं गया है नहीं, कोई आएगा मैं बोलूं हाँ जी मैं तो डाल के आया हूँ, देखो निशान। जब इलेक्शन कमीशन इन बातों पे, जब अखबार में खबर आ गई, मीडिया में आ गई, निर्वाचन आयोग बिल्कुल चुप रहता है। जब निर्वाचन आयोग चुप ही नहीं रहता, बल्कि वो जो गड़बड़ कर रहा है उसको सपोर्ट, उसका समर्थन करता है, तो इसका मतलब वो मिला हुआ है। अब हम ये तो कर नहीं सकते, जैसे हम एक बचपन में बोलते थे हमारे माता जी, कि बेटा जब ये छाती देखिए, चीरेंगे, एक कमेंट आ रहा है। एक लाइन मेरे को बोल दे दो, कि हाँ जब डॉक्टर छाती नहीं। चीरेंगे उसमें सच हाँ। नहीं निकलेगा, खून निकलेगा। हाँ। निर्वाचन आयोग का सच कहाँ से निकलेगा। मैं आपको रोक रही थी कि हमारे साथ एक व्यूअर जुड़े हैं, धर्म सिंह गोडारा हाँ जी। नाम है उनका। देखिए उन्होंने जी क्या जी। लिखा है कि राजस्थान में मैं 15 वर्ष से बीएलओ रहा हूं। अब ये देखिए, बीएलओ ये रहे हैं, और हाँ। इस पद को हम सभी अभी बेचारा, एल लाचार, ओ ऑफिसर कहते हैं। ये सच साबित हो गया है।
अब अगर ये राजस्थान में धर्म सिंह गोडारा हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो धर्म सिंह जी, मैं अब आपको नंबर अपना कैसे भेजूं? आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, आप चाहें तो, और प्लीज आप मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपके साथ बात करूंगी। अगर आप बात करने के लिए तैयार, आप प्लीज मुझे संपर्क करें और इसी फोन नंबर पर मुझे बताएं। और अगर आप बात करने के लिए तैयार हैं तो मैं आपके साथ इंटरव्यू भी करूंगी, और आप क्यों अपने आप को बेचारा समझ रहे हैं, आप उसके बारे में भी बताइएगा। इस समय जनगण मन पर ये लाइव व्यूअर हमारे साथ जुड़े हैं, और ये देखिए उन्होंने ये कहा कि मैं 15 साल से राजस्थान। धर्म जी, आप प्लीज मुझे कॉल करिएगा, और मेरे पास आपका नंबर नहीं है, बट इफ यू कैन पुट इट इन द चैट बॉक्स, या मुझे आप फेसबुक या मैसेंजर पर लिख सकते हैं। मेरे ट्विटर अकाउंट पर आप डीएम कर सकते हैं @नीलू ओपाइंस। मैं पूरे ये डिटेल्स दे रही हूं ताकि जो भी लोग जनगण मन 24/7 को देख रहे हैं, और अगर आप हमें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज डू दैट, यू आर मोस्ट वेलकम। और मैं एक एक व्यक्ति की उस बात को मैं इस अपने प्लेटफॉर्म के जरिए उठाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि चुनावी लोकतंत्र के लिए लड़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपका चुनावी लोकतंत्र ही नहीं बचा तो फिर आप देश में करेंगे क्या? आगे कुछ भी नहीं बचा इसके आगे। इसलिए धर्म सिंह गोडारा जी, आपसे प्लीज मेरी एक बहुत ही विनम्र निवेदन है कि मुझे जरूर आप कॉल करिएगा, मैं आपके फोन का वेट करूंगी। गर्ग साहब, लेकिन अब जो आगे का रास्ता है वो क्या है? ये तो साफ समझ में आ गया कि हर राज्य में इसी तरीके से जो वोटर लिस्ट है उसमें गड़बड़ी हो रही है, लेकिन इस वोटर लिस्ट की गड़बड़ी को अब रोकने का आपने तरीका भी बताया, लेकिन अब इसमें बचाव कैसे होगा? कैसे आने वाले हैं चुनाव को हम बचा पाएंगे? जी। देखिए आने वाले चुनाव को बचाने के लिए इमीडिएट तो यही करना होगा कि इलेक्शन कमीशन को मजबूर करना होगा कि शाम को 5 बजे जब टाइम खत्म होता है वोटिंग का, ऑफिशियल टाइम, उसके बाद की इमीडिएट आंकड़ा दे, और उसके बाद जितने लोग लाइनों में खड़े हैं उनके रूल में लिखा हुआ है उसका विद फेस फोटो आए, और कितने कितने उसमें खड़े थे। अभी महाराष्ट्र में सीईओ ने बोल दिया ना, हमारे पास तो कोई पर्ची नहीं है, हमें तो मालूम ही कोई नहीं है कितने लोग लाइन में थे, जबकि वो लाइन में बताना होता है। क्योंकि एक है कि हम लंबी प्रक्रिया में पड़े, एक है छोटी जो अल्पकालीन प्रक्रिया है। अल्पकालीन में है कि नियम को लागू नहीं कर रहा है इलेक्शन कमीशन। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, निर्वाचन आयोग मिला हुआ है कि आप 6 बजे चोन का निर्धारित समय खत्म हो गया, तो आपने अनाउंस करना है कि 6 बज गए हैं, अब चोन खत्म हो गया, लेकिन जो लाइन में खड़े हैं, कतार में खड़े हैं, उनका वोट डलेगा। एक बात, अब जब वो अनाउंस कर रहे हैं, आपने एक एक पर्ची को पूरे साइन करके हर एक को एक पर्ची देनी है नंबर लगा के, वो नंबर बताना है कि इतने लोग लाइन में हैं, उनका वीडियोग्राफी करना है। तो ये बातें ये करनी रहे। 6 बजे आपने वोटिंग बता दिया कि जी 50% हुआ है, लाइन में खड़े हैं 100 लोग, 50 लोग, तो उनका भी वोट डलेगा ना, और तो नहीं डलेगा। इसमें एक हला मेला हो रहा है कि 3 दिन के बाद वोट बताई जा रही है, 4 दिन के। हरियाणा में इन्होंने रिजल्ट निकालने से 12 घंटे पहले 2 पॉइंट समथिंग वोट बढ़ा दी, उसी से 37 सीटों में फर्क पड़ गया, 24 की 26 सीटें जीत गए। सो इस रूप में हमें एक तो ये रोकना होगा कि कम से कम जो हेरा फेरी कर ली वोटर लिस्ट में, जो भी कर ली, क्योंकि वोटर लिस्ट की जो हेरा फेरी एक्चुअल आके वोट डालने वाले की है वो उतनी नहीं है, ज्यादा बड़ी हेरा फेरी उसकी है जो ऐसे ही डालते हैं बाद में। एक तो बिल्कुल। दूसरा इसमें ये करना होगा कि इलेक्शन कमीशन को मजबूर करना होगा कि जहां भी जो वोटर वोट डालने जाते हैं उनको धक्के से रोकती है पार्टी, कितने वीडियो आ गए, उस पे उनको एक्शन लेना होगा। अब हमें इलेक्शन कमीशन पे दबाव डालना होगा पहले, ताकि वो हम्म। अपनी ड्यूटी निभाए। अगर वो नहीं निभाएगा फिर हम सड़कों पे जाएंगे। पहले नहीं, इलेक्शन कमीशन पे पूरा दबाव डालना बिल्कुल। मैंने अरुण अग्रवाल जी, जो वरिष्ठ वकील हैं और एक्टिविस्ट हैं, उनके साथ भी कार्यक्रम होगा। किया था। उन्होंने भी अपने कार्यक्रमों के जरिए उन्होंने ये बताया कि देखिए, दिल्ली में इस चीज को काफी हमने कंट्रोल कर लिया था, और दिल्ली में ये सारी चीजें थोड़े कम स्केल पर हो पाई, लेकिन जैसे हमने महाराष्ट्र और हरियाणा में देखा था वो बहुत ही बड़े पैमाने पर था। बड़े अब क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज में ये अवेयरनेस बढ़ रही है, आज ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में चुनाव 2026 में है, और आज उन्होंने 25 में ही, ऑलमोस्ट एक साल पहले अगर इस चीज को रेज किया है, तो क्या अब धीरे धीरे आपको लगता है डॉक्टर गर्ग ये चीजें सुधर सकती हैं? और वाकई में कम से कम ये सब जो धांधलेबाजियां हैं कि जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर देना, तो ये सब चीजें रुक सकती हैं क्या वाकई में? बिल्कुल रुकेंगी, बिल्कुल रुकेंगी। दुनिया में ऐसे ही होता है, संसार में कभी भी नहीं हुआ कि जो हम्म। अंधेरी रात है वो चलती रहती है। कंस भी यहाँ रहे हैं लेकिन वो खत्म हुए हैं, तो हर्नाक्ष भी रहे हैं वो भी खत्म हुए हैं, ध्रुव प्रभाव तो कभी खत्म नहीं होते। ये चलता रहेगा, और ये सियासतदानी जो राजनीतिक नेता हैं, इनके अपनी अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, अपने रहने के लिए ही जरूरी है कि ये
इसके खिलाफ बोले। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि अब इंडिया में सिंगल पार्टी वाली बात जो मर्जी करो, उसमें थोड़ा बदलाव आ रहा है। राजनीतिक दल भी ऐसे सोच रहे हैं कि यार हम कैसे रहेंगे अगर ये ऐसे ही होता गया। तो मेरे को लगता है कि इसमें बदलाव आएगा। और आपने ये प्रोग्राम में जैसे आपने बताया भी कि ममता बनर्जी ने 1 साल पहले बोलना शुरू कर दिया, केजरीवाल जी तो 15 दिन पहले ही पता चला था, उनको तो 20 दिन पहले। तो धीरे धीरे महाराष्ट्र वालों को तो पहले पता ही नहीं चला था। हम्म। तो ये धीरे 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 जैसे आप जैसे लोग जो कर रहे हैं, मैं तो आपका मशहूर हूँ नीलू जी। हम तो बूढ़े हो गए, आप यंग लोग हैं, आपने देश को संभालना है। और देश को संभालने के लिए आप बड़ा बहादुरी से लड़ रहे हैं। तो हम सब मिलकर लड़ेंगे, देखेंगे क्या होता है। जी, डॉक्टर लेकिन गर्ग, हम मैं जीतेंगे, हम बिल्कुल जीतेंगे। आज आज इस कार्यक्रम को करने का जो रीजन है वो यही है कि ममता बनर्जी ने ये कहा कि बंगाल में जो वोटर लिस्ट है, उस वोटर लिस्ट को अदला बदली उसकी की जा रही है। और ये ट्वीट जो है, इसको आप बहुत ध्यान से देखिए कि ममता बनर्जी ने ये कहा है, शी मेक्स अ बिग चार्ज क्लेमिंग दैट बीजेपी सेंट एन एजेंसी नेम्ड Association for Billion Minds to Bengal, and they are sweeping Bengal voters with voters of Haryana, Gujarat, Punjab, and Bihar. She claims ahead of Bengal elections 2026, the agency is uploading voter data online, replacing Bengal voters' names with those from other states while keeping the EPIC, that is the elector's photo identity card number, the same. She claims that this is part of a larger plan to bring in out of state voters to influence the election outcomes in Bengal, leaving the original voters bereft of their democratic exercise. Mamata Banerjee alleges that BJP had used the same modus operandi for Delhi, Maharashtra elections. यानी कि आज एक तरीके से उन्होंने बंगाल में भी किस तरीके से बीजेपी गड़बड़ी कर रही है उसके बारे में बताया है। अब मेरा आखिरी सवाल है डॉक्टर गर्ग से कि डॉक्टर गर्ग, आपको क्या लगता है, आप जो चुनाव आयोग का घेराव करने की जो ममता बनर्जी लगातार बात कर रही हैं, उन्होंने कहा है, अभी ये नहीं कहा उन्होंने कि वो दिल्ली में शुरू करेंगी, अकेले शुरू करेंगी, या इसमें इंडिया अलायंस पूरी तरीके से करेगा, क्योंकि अभी कांग्रेस ने इसको लेकर एक एम्पावर्ड लीडर्स की एक लिस्ट भी बनाई है जो सारे लोग मिलकर यही सब देखेंगे। तो आपको क्या लगता है कि पूरे इंडिया अलायंस को इसमें एकजुट होना चाहिए या हर पार्टी अपना अलग अलग करे एंड देन द प्रॉब्लम विल बी टेकन केयर ऑफ? देखिए, मेरे को ऐसा लगता है होना तो एकजुट ही चाहिए, लेकिन एकजुट होने में टाइम लग जाता है। हर पार्टी अपना अपना शुरू कर ले, उसमें एक एक्शन में एकता बन जाएगी। वो बनती रहती है, पहले भी बनती है इनकी। इवन लोकसभा में जब ये इनकी एमपी वो महुआ मोहत्तर जी गए, तो उन्होंने बोला आप तो इनके साथ नहीं थे, कहने लगे अब हम 300 है, अब हम पार के जाएंगे उनसे। सो ये एक एक्शन में एकता होगी। अभी जो ममता बनर्जी ने जैसे किया, अखिलेश यादव जी ने जैसे करा, तो सब लोगों को अपने अपने लेवल पे केजरीवाल जी ने किया, इनको करना शुरू कर देना चाहिए। और साथ साथ में इंडिया अलायंस के साथ भी बातचीत शुरू रखनी चाहिए कि हम इसको इकट्ठे कैसे लें। दोनों तरफे दोनों पड़ाव पे लड़ना पड़ेगा, एक शायद नहीं कामयाब। जी, चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गर्ग। और हमारे साथ बहुत सारे व्यूअर्स आज जुड़े हुए थे, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं कि वो हमारा इस कार्यक्रम को देख रहे थे, और खासकर धर्म सिंह गुडारा जो कि खुद बीएलओ थे और उन्होंने भी इस प्रोग्राम को देखकर कमेंट किया। धर्म सिंह जी, मैं आपके लिए बोल रही हूं कि मैं आपके फोन का इंतजार करूंगी, मैंने ऑलरेडी नंबर दे दिया, मैं दोहराऊंगी नहीं उसको, और उम्मीद है कि आपने उस नंबर को नोट कर लिया होगा। और भी लोगों से मैं यही कहूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लगातार देखें और हमारे कंटेंट को देखकर उस पर कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करिए चैनल। सबसे बड़ी सहायता आपसे मुझे यही मिलेगी, क्योंकि एक ईमानदार निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखना आसान नहीं होता है। कभी फंड्स की कमी होती है या फिर कभी आपको सपोर्ट नहीं मिलता। और सपोर्ट से मेरा मतलब है कि किसी राज्य सरकार की सपोर्ट नहीं, सपोर्ट इसलिए कि आप अपनी जो स्वतंत्रता से जिस बात को आप बोल सकते हैं, उस आवाज को जिंदा रखना बहुत जरूरी है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डॉक्टर गर्ग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। धन्यवाद।